Hi everyone, welcome to Super Academy. I hope you will fine. अब हमने कितना फंडामेंटल राइट शुरू करे थे, ठीक है। फंडामेंटल राइट का हमारा थोड़ा सा पोर्शन रह रहा था जो मैंने आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर में कराया था, उसमें थोड़ा सा पार्ट बच रहा था। मैंने आपको आर्टिकल 32 पढ़ाया था। आर्टिकल 32 हमने कल शुरू किया था, कंप्लीट कर लिया था। आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिला हुआ है हमें। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब मैंने आपको बताया था, किसी के अगर मौलिक अधिकारों का फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ठीक है, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जाएगा। इसका मतलब है इसका संवैधानिक उपचारों के तहत, ठीक। फंडामेंटल राइट का या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को 5 रिट जारी करने का अधिकार है, जो मैंने आपको कल बताई थी। इनको रिट बोलते हैं, ठीक, रिट या आदेश। रिट या आदेश बंदी पीडीएफ से पढ़ा दूं, उसमें लिखने का आपको यहाँ थोड़ा डिटेल में रिवीजन हर लेक्चर में मैं प्रीवियस वीडियो का रिवीजन इसलिए कराती हूँ आपको। अगर आप बार बार रिवीजन करते हैं, किसी चीज़ को बार बार रिवाइज करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, तो वो भूलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसलिए रिवीजन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। एक बुक को ज़्यादा बार पढ़ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कई मल्टीपल बुक्स को पढ़ने के अलावा, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये रिट है पहली। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। मैंने आपको बताया था जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो पहली रिट जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है उसका मतलब होता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको कोर्ट में पेश करना, ठीक। बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऐसी परमादेश, परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। हम आदेश किसको देंगे? सुप्रीम कोर्ट। आदेश किसको देगा? कि कोई लोक पद पर बैठा व्यक्ति है, वो अपना कर्तव्य ठीक से निर्वाह कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसलिए उसको आदेश दिया जाता है कि तुम अपना कर्तव्य ठीक से करो, ठीक। इसके लिए आदेश दिया जाता है, इसको बोलते हैं परमादेश। प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना, टू फॉरबिड। जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने न्यायिक क्षेत्र से ज़्यादा आगे होकर काम करता है तो उसके जो वरिष्ठ न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट हैं उसके, ठीक, वरिष्ठतम न्यायालय हैं, वो उसको कहते हैं कि अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर नहीं जाना है, ठीक। अपने न्याय क्षेत्र को विस्तृत मत करो, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो मना करना तो प्रतिषेध। ये भी मैंने आपको बताया था, ये केवल अधीनस्थ न्यायालयों को जारी किया जाता है, वरिष्ठतम न्यायालयों द्वारा यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा ट्रिब्यूनल्स और जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनको जारी किया जाता है जब वो अपने न्यायिक क्षेत्र का उल्लंघन करते हैं। समझ में आई बात? उत्प्रेषण, इसका शाब्दिक अर्थ है पूर्णतः सूचित करना, ठीक। अगर कोई मामला अधीनस्थ न्यायालयों के पास है उसको अपर के न्यायालयों द्वारा मंगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, इसको बोलते हैं उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है जो मामला तुम्हारे पास है यानी कि अधीनस्थ न्यायालयों के पास है उसको उससे अपर न्यायालयों को सूचित करना, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। अधीनस्थ न्यायालयों के अलावा प्रशासनिक प्राधिकरणों को भी जारी किया जाता है, क्योंकि वो मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन करते हैं तो इस मामले में जारी किया जा सकता है। तो ये प्रशासनिक प्राधिकरणों को भी जारी किया जा सकता है। फिर अधिकार प्रेच्छा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है अपना प्राधिकार क्या है, आपका प्राधिकार क्या है। यदि कोई लोक सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति पद धारण किया हुआ है तो उसका क्या प्राधिकार है ये जानने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? अधिकार प्रेच्छा, ठीक। 5 रिट समझ में आई? ये आर्टिकल 32 के तहत दी गई हैं। ये मैच द फॉलोइंग में पूछी जाती हैं एग्जाम में। मैच द फॉलोइंग के उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है और ये किस किस को जारी की जाती है? प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, किस किस को जारी की जाती है? तो ये मैच द फॉलोइंग में ज़्यादातर पूछी जाती हैं। फिर मैंने आपको आर्टिकल 33 बताया था कि संसद को अधिकार है कि वो जो सशस्त्र बल हैं या कोई भी फोर्सेस है उसके अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। मार्शल लॉ जहां लागू है, आर्टिकल 34 कहता है जहां मार्शल लॉ लागू है वहां संविधान मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है, ठीक।
मूल अधिकारों के प्रभाव, कुछ मूल अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद कानून बना सकती है। कौन कहता है? आर्टिकल 35। तो यहाँ हमारे मौलिक अधिकार हो गए कंप्लीट। इसके बाद कुछ एडिशनल टॉपिक थे जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल में क्या अंतर होता है, डिफरेंस बिटवीन मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल यह सिर्फ मूल अधिकार को प्रभावी करता है, मूल अधिकारों पर प्रभाव डालता है। मार्शल लॉ अगर लागू है तो मूल अधिकार प्रतिबंधित हो जाएंगे, लेकिन जब आपातकाल लागू होता है तो क्या होता है? राज्य और केंद्र राज्य संबंध, क्योंकि शक्ति जो है केंद्र के पास चली जाती है, ढांचा एकात्मक हो जाता है। भारतीय संविधान का ढांचा एकात्मक हो जाता है, वैसे कैसे? संघीय। तो केंद्र और राज्य संबंध को प्रभावित करता है। इसके अलावा राजस्व वितरण को प्रभावित करता है, केंद्र ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो मौलिक अधिकार हैं उनको भी प्रभावित करता है। यह सरकार और साधारण कानूनी न्यायालयों को निलंबित करता है। इसका सरकार या साधारण कानूनी न्यायालयों को जारी रखता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह कानूनी व्यवस्था के भंग होने पर उसे दोबारा निर्धारित करता है। यह सिर्फ 3 अधिकारों पर ही लागू किया जा सकता है, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। इसका मतलब यह है कि जब अव्यवस्था होगी तो मार्शल लॉ लाया जाएगा, और जब युद्ध और बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह का केवल इन्हीं आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लाया जा सकता है। ठीक, इसे देश के कुछ विशेष क्षेत्रों में ही लागू किया जा सकता है, कुछ क्षेत्रों में ही लागू किया जा सकता है, ऐसा नहीं संपूर्ण देश में मार्शल लॉ लागू किया जाएगा। और जबकि राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी जहां ज़रूरत है वहां भी लागू किया जा सकता है, पूरे देश में भी लागू किया जा सकता है। इसके लिए संविधान में कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। संविधान में मार्शल लॉ को परिभाषित नहीं किया गया है, डिफाइन नहीं किया गया है, कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है मार्शल लॉ के लिए। लेकिन संविधान में इसको सुस्पष्ट किया गया है, राष्ट्रपति को अधिकार है किसका? राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल और मार्शल लॉ में अंतर। ठीक है, इसके बाद मूल अधिकारों का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट। मूल अधिकारों का क्या महत्व है? मूल अधिकारों का महत्व क्या है? ये देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करते हैं। लोकतंत्र का जो आधार स्तंभ है वो मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, जहाँ पर मौलिक अधिकार हैं वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था लाई जाती है। तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करता है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करता है। यह व्यक्ति की भौतिक और नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक है। मैंने आपको बताया था मौलिक अधिकार का मतलब ही है व्यक्तित्व का विकास करना। ठीक, तो ये भौतिक स्थिति और नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक। ये वैयक्तिक स्वतंत्रता के रक्षक हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए ज़रूरी है। देश में विधि के शासन की स्थापना करता है, विधि के शासन की स्थापना करता है, सरकार के शासन की स्थापना नहीं करता। ठीक है, क्योंकि ये राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को प्राप्त अधिकार हैं। ये अल्पसंख्यकों और समाज के कमज़ोर वर्गों के हितों की रक्षा करता है। अगर अधिकार अल्पसंख्यकों को नहीं दिए जाएंगे तो उनके हितों का हनन हो जाएगा। ये अधिकार भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष छवि को बल प्रदान करते हैं। किसमें? आर्टिकल 25 से 28 तक हमें दिए गए हैं, धार्मिक स्वतंत्रता में दी गई है। तो ये क्या करते हैं? भारत की धर्मनिरपेक्ष जो छवि है उसको बल प्रदान करते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को कहीं यूज़ नहीं किया गया है, डिफाइन नहीं किया गया है। सिर्फ हमारी जो प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्षता वर्ड को इंक्लूड किया गया है। ये सरकार के शासन की पूर्णता पर नियंत्रण करते हैं। सरकार के शासन पर पूर्णता नियंत्रण करते हैं, सरकार की स्थापना करते हैं, कानून की सरकार की स्थापना करते हैं। ठीक है, ये सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की स्थापना करते हैं, आधारशिला रखते हैं। ये व्यक्तिगत सम्मान को बनाए रखने के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये लोगों को राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं। अवसर की समानता दी गई है ना आर्टिकल 16 में, ये इम्पोर्टेंट है। कुछ अधिकार हमें भाग 3 से भी मिले हुए हैं, भाग 3 से बाहर भी अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन वो मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार केवल भाग 3 में 12 से 35 तक प्राप्त हैं। उसके अलावा भी हमें अधिकार मिले हैं, उनको क्या बोलते हैं? वैधानिक अधिकार। वैधानिक अधिकार, लीगल राइट का मतलब होता है ये सरकार तो ले सकती है आपसे, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं ले सकता। मौलिक अधिकार ना तो सरकार छीन सकती है, ना राज्य
छीन सकता है, ना ही व्यक्ति। लेकिन वैधानिक अधिकार वो होते हैं जो राज्य तो ले सकता है लेकिन व्यक्ति नहीं ले सकते, व्यक्ति के प्रति सुरक्षा प्रदान करते हैं। भाग 3 में सम्मिलित मूल अधिकारों के अतिरिक्त संविधान के कुछ अन्य भागों में अन्य अधिकार वर्णित है। याद रखना है कि ये वैधानिक अधिकार है, लीगल राइट है। फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 तक ही हैं बस, ठीक है। इन अधिकारों को संवैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार या गैर मूल अधिकार भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार क्योंकि संविधान में दिए गए। विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार या गैर मूल अधिकार कहा जाता है। विधि के प्राधिकार के बिना किसी कर को अधिरोपित, संग्रहित नहीं किया जा सकता। यानी विधि बनाए बिना, बिना विधि के कोई भी टैक्स किसी भी व्यक्ति पर नहीं लगाया जा सकता। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 265 में। भाग 12 में अनुच्छेद 265 में कहा गया है विधि के बिना किसी भी व्यक्ति पर कर नहीं लगाया जा सकता। अगर किसी व्यक्ति पर कर लगाया जाएगा तो विधि अनुसार लगाया जाएगा, ठीक है। विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी विधि बनाकर ही उस पर कर लगाया जाएगा और विधि बनाकर ही उसे संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। किसमें कहा गया है? आर्टिकल भाग 13 अनुच्छेद 300 के, जो हमारा फंडामेंटल राइट था। आर्टिकल 31 के तहत हमें फंडामेंटल राइट जो प्राप्त था उसको किसमें? अनुच्छेद 300 के में एक लीगल राइट बना दिया गया। फिर भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य, समागम आबाद होगा। ये किसमें है? मतलब व्यापार करने की स्वतंत्रता। भाग 13 में अनुच्छेद 301, भाग 13 में अनुच्छेद 301। तो 3 जो हमारे राइट हैं ये फंडामेंटल राइट से अलग हैं, जो किसमें दिए गए हैं? अलग अलग। एक भाग 12 में अनुच्छेद 265, ये हमारा लीगल राइट जो पहले फंडामेंटल राइट था अनुच्छेद 300 के, और फिर एक भाग 13 के अनुच्छेद 301 में। चैप्टर यद्यपि उपरोक्त अधिकार समान रूप से न्यायोचित है पर यह मूल अधिकारों से भिन्न है। न्यायोचित है, मूल अधिकारों से भिन्न है। इनका उल्लंघन होने पर दुखी व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत स्वयं को, मूल अधिकारों का मतलब क्या है कि उसे संरक्षण प्राप्त है, ठीक। इन अधिकारों को संरक्षण प्राप्त नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण प्राप्त नहीं है, इसीलिए मौलिक अधिकारों से अलग हैं। परंतु उपरोक्त अधिकारों के उल्लंघन के मामले में व्यक्ति इस संवैधानिक उपचार को प्रयुक्त नहीं कर सकता। जो मैंने आपको बताया वही कहा गया है इसमें, ठीक है। आपका चैप्टर ऑलमोस्ट हो गया कंप्लीट। अब एक क्विक रिवीजन जो मैंने आपको पूरा आर्टिकल 12 से फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, 12 से 35 तक, ठीक। भाग 3 में आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा देता है। राज्य को परिभाषित करता है कौन? 12 अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 13 आर्टिकल 13 कहता है यदि कोई विधि मौलिक अधिकारों से असंगत है तो वो शून्य घोषित हो जाएगी। मौलिक अधिकारों से असंगत विधि शून्य हो जाएगी, ठीक। आर्टिकल 14 से लेके 18 यानी अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। समानता का अधिकार प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ही डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। एक एक आर्टिकल डिटेल में पढ़ाया है। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। तेईस से 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29
और 30 शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो मैंने आपको आज पढ़ाया और कल के लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 33 कहता है कि संसद आर्टिकल 33 कहता है कि संसद प्रतिबंध लगा सकती है किस पर? मौलिक अधिकारों पर। किसके? जो प्रशासनिक बल है, ठीक, पुलिस बल है, फोर्सेस हैं, उन पर प्रतिबंध लगा सकती हैं लोकहित में। ठीक। आर्टिकल 34 कहता है जहां मार्शल लॉ लागू है वहां फंडामेंटल राइट प्रतिबंधित हो सकते हैं। ठीक है। 35 अनुच्छेद 35 संसद को कुछ विशेष मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति प्रदान करता है। कुछ विशेष अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक। इसी के साथ हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट, मौलिक अधिकार वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। इससे अगले चैप्टर में आपको लेसन में मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगी। तो हमारा मौलिक अधिकार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।